बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनएमआर के अंदर स्पिन सप्लिटिंग को देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से एनएमआर के अंदर जो एक पीक होती है वो कलेक्शन ऑफ पीक्स के अंदर तब्दील हो जाती है। ठीक है, इसको आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी के नाम से भी याद करते हैं कि अगर एक एनएमआर पीक आपके पास है तो वो कलेक्शन ऑफ पीक्स के अंदर अपने नेबरिंग प्रोटॉन्स, डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से या डिफरेंट सेट ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से उसके अंदर जो सप्लिटिंग आती है उसको आप स्पिन सप्लिटिंग के नाम से या उसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी के नाम से भी याद करते हैं। तो आए हम देखते हैं। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ईथर का और ये सब्स्टिट्यूटेड ईथर है। अब इसके अंदर आपको दो सेट्स नज़र आ रहे हैं। एक आपके पास ये सेट है प्रोटॉन्स का और दूसरा ये सेट है। ठीक है, तो इसका आपको 3H सिंगलेट मिलेगा और इसका भी आपको 2H सिंगलेट मिलेगा। किस तरह से? अगर मैं इसका प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ड्रा करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि ये आपको 3.4 ppm पे मिलेगा और जबकि ये आपको 4 ppm पे नज़र आएंगे सिग्नल। तो ये 4 ppm है, ये आपके पास 2H सिंगलेट और इसी तरह से 3.4 पे आपके पास ये 3H सिंगलेट है। तो ये मिथाइल प्रोटॉन्स के लिए है और ये मिथाइलिन प्रोटॉन्स के लिए ये सिग्नल आ रहा है। ठीक है, अब इसकी स्लाइट डाउन फील्ड पे जाना, इसकी वजह यह है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इसके ऊपर एट द सेम टाइम अटैच्ड हैं, तो ये इसकी ज़्यादा इसके प्रोटॉन्स की डीशील्डिंग हो जाती है। यही वजह है कि ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा डाउन फील्ड पे है। तो याद रखें कि आपको अगर एक पीक आएगी, मसलन जैसे आपको ये एक 1 पीक नज़र आ रही, तो 1 पीक अगर आपको स्पेक्ट्रम के अंदर नज़र आती है तो इसका मतलब वो सिंगलेट होगा, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। अगर 2 पीक्स होंगी तो वो आपके पास डबलेट होगा सिग्नल, उसको स्मॉल डी से। अगर 3 पीक्स होंगी उसको आप ट्रिपलेट बोलेंगे, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर 4 पीक्स होंगी तो आपके पास ये क्वार्टेट होगा, उसको स्मॉल। इसी तरह से पेंटेट, सेप्टेट या हेक्सटेट। ठीक है, तो इस तरह से ये जैसे जैसे नंबर ऑफ पीक्स सेपरेटिंग की वजह से पैदा होती चली जाएंगी वैसे वैसे आपके पास उनका नाम बनता चला जाएगा। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है 1,1-डाइक्लोरोइथेन का। तो आप इसको देख रहे हैं कि आपके पास इस 1,1-डाइक्लोरोइथेन के अंदर 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स है। एक सेट है जिसका नाम मिथाइन प्रोटॉन है और दूसरा सेट है जिसके मिथाइल प्रोटॉन है। आप
ये मिथाइल प्रोटॉन्स इस मिथाइल प्रोटॉन्स के सिग्नल्स को सप्लिट करते हैं, इसको करने के ज़िम्मेदार होते हैं, और ये मिथाइल प्रोटॉन्स इस मिथाइल के सिग्नल को सप्लिट करने के ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं, ये विसिनल पोजीशन पे भी हैं, लिहाजा जिस वजह से ये सप्लिटिंग में अपना किरदार अदा करेंगे। ये मिथाइल प्रोटॉन्स का आपको डबलेट मिलता है, जबकि मिथाइन प्रोटॉन्स का आपको क्वार्टेट मिलता है। आप ये इसके डबलेट और क्वार्टेट को आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, याद रखें कि इसके लिए हमारे पास एक मल्टीप्लिसिटी, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। That is 2ni plus 1। याद रखें n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं, जबकि i आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है प्रोटॉन का। आपको पता है कि इसका स्पिन वैल्यू आपके पास 1/2 होती है, तो इस फार्मूला के अंदर आप अगर रखें तो इस फार्मूला को एक और सिंपल फॉर्म के अंदर आप कन्वर्ट कर लेंगे। वो ये कुछ इस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई n, i की जगह पे आपने 1/2 रख दिया, तो देखें आपके पास ये बनेगा n+1। तो ये n+1 भी एक सिंपल फार्मूला है जिसमें n नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं। इसको आप डिस्टिंक्ट नेबर्स भी कह देते हैं, या डिफरेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स के नाम से भी याद करते हैं। तो देखिए, हमने देखना है कि मिथाइन का क्वार्टेट हमें कैसे हासिल होता है। तो देखें, फॉर मिथाइन n+1, तो मिथाइन का जो प्रोटॉन्स हैं, इस सिग्नल तो इसका आएगा, लेकिन इसके नेबर में कितने प्रोटॉन्स हैं? 3 प्रोटॉन्स हैं। तो आप 3 यहाँ पे रखेंगे, +1, आंसर आपके पास 4 आएगा। तो इस 4 का मतलब क्वार्टेट है। सिग्नल तो इस मिथाइन का होगा, लेकिन इसके नेबरिंग प्रोटॉन्स इसको सप्लिट कर रहे होंगे। तो नेबरिंग प्रोटॉन्स का, नेबर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं मिथाइल प्रोटॉन्स के लिए देखूं, तो मिथाइल प्रोटॉन्स का डबलेट आपको हासिल हो रहा है। ये डबलेट किस तरह से आ रहा है? इस नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। इस मिथाइल के नेबर में ये एक प्रोटॉन है, डिस्टिंक्ट टाइप का प्रोटॉन एक है, दूसरे सेट का प्रोटॉन एक है। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, n+1 इज इक्वल टू, देखिए नेबरिंग 1 है तो 1+1 टोटल आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस 2 का मतलब डबलेट है। तो मिथाइल का सिग्नल डबलेट के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे कि आपके पास मिथाइल का सिग्नल कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये आपके पास मिथाइल का सिग्नल है 2.1 ppm पे। ठीक है, और जबकि मिथाइन का आपको 5.9 पे मिलेगा क्वार्टेट। ये मैं क्वार्टेट बना रहा हूँ इसका। ठीक है, ये 5.9 ppm पे आएगा। तो याद रखें कि आपके पास ये इसकी आपके पास 1H है, मिथाइन के लिए क्वार्टेट आ रहा है, और ये आपके पास 3H है।
चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस सिग्नल के अंदर ज़्यादा हैं तो आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास 3H डबलेट आ रहा है। तो आगे हम इसी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि किस तरह से ये डबलेट की इसकी फ़िज़िकल बेसिस क्या है, इस डबलेट की और इस क्वार्टेट की फ़िज़िकल बेसिस क्या है। तो दर हकीकत ये इनकी फ़िज़िकल बेसिस के अंदर इनके स्पिन है कि आप जब मिथाइन के प्रोटॉन्स को देख रहे थे, ये मिथाइन के प्रोटॉन को जो कि CH है, इसको जब आप ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो इसके नेबरिंग प्रोटॉन्स का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी तरह से जब आप इस मिथाइल के प्रोटॉन्स को देख रहे होते हैं तो इसके नेबर में जो एक प्रोटॉन है इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब हम देखेंगे कि मिथाइल को किस तरह से डबलेट में मिथाइन कन्वर्ट करता है और जबकि मिथाइन को किस तरह से मिथाइल के प्रोटॉन्स क्वार्टेट के अंदर तब्दील करते हैं। तो इसकी हम आगे देखते हैं फिजिकल बेसिस। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। तो देखिए जी, हमारे पास ये मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मिथाइल का डबलेट कैसे आता है, ठीक है। तो साफ जाहिर है इस मिथाइल के नेबर में ये मिथाइन प्रोटॉन्स हैं, तो इन मिथाइन प्रोटॉन्स का एक मैग्नेटिक इन्वायरमेंट है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक इन्वायरमेंट ऑफ मिथाइन प्रोटॉन्स फॉर मिथाइल, ठीक है। आपको पता है कि ये सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन की या तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के जो स्पिन है, जो इसका जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, या आप ये कहेंगे इस प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, या तो वो इसको रीइंफोर्स कर रहा होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अगर रीइंफोर्स कर रहा होगा तो वो सिग्नल की डीशील्डिंग करवा देगा, जबकि अगर वो अपोज कर रहा होगा तो वो सिग्नल की शील्डिंग करा देगा, ठीक है। यही वजह है कि आपके पास मिथाइल के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका जहाँ पे सिग्नल आना चाहिए, एक्चुअल तो उसका सिग्नल यहाँ पे आना चाहिए, इस पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। ये ट्रू केमिकल शिफ्ट होगा उसका मिथाइल का, लेकिन इस नेबरिंग मिथाइन प्रोटॉन के आने की वजह से इस ट्रू केमिकल शिफ्ट वैल्यू से जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग के नतीजे में पीक स्लाइटली डाउन फील्ड और स्लाइटली अप फील्ड शिफ्ट हो जाती है। डाउन फील्ड जब ये प्रोटॉन, ये मिथाइन प्रोटॉन, जब आपको मैं बता चुका हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जब रख रहा होगा तो ये डीशील्डिंग करवा रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये मिथाइन प्रोटॉन अपोज्ड मैग्नेटिक फील्ड रख के इस मिथाइल प्रोटॉन्स को शील्ड करवाता है और उस शील्डिंग के नतीजे में ये सिग्नल आपको ट्रू केमिकल शिफ्ट वैल्यू से स्लाइटली अप फील्ड नज़र आता है। जबकि इसी तरह इसको मैं अगर यहाँ पे मैग्नेटिक इन्वायरमेंट देखना चाहूँ, मिथाइल प्रोटॉन्स का फॉर मिथाइन के, अब हम देखेंगे कि किस तरह से मिथाइन का क्वार्टेट आता है। तो उसके क्वार्टेट को मैं कुछ इस तरह से बयान करूँगा कि हमारे पास इस देखें मिथाइल के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं और साफ ज़ाहिर आपको पता है कि हर जो प्रोटॉन्स हैं उन प्रोटॉन्स का अल्फ़ा स्पिन भी होता है, बीटा स्पिन भी होता है। अल्फ़ा स्पिन में वो आपके पास, आप थोड़ी देर के लिए अगर उसको ऐसे कंसिडर कर लें कि उनकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की प्रोटॉन्स की, वो
इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, जबकि बीटा स्पिन को आप कह लें कि वो अपोज कर रहे होते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे हमें 8 डिफरेंट ओरिएंटेशंस मिलेंगी। कैसे देखें, अगर आपने ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसिडर किया है तो तीनों के तीनों, दो हमारे पास तो एक्सट्रीम ये हैं कि तीनों के तीनों प्रोटॉन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करते हैं। एक हमारे पास एक्सट्रीम ये है। दूसरी एक्सट्रीम क्या होती है कि ये तीनों के तीनों अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास सपोज ये इसको आप कह देते हैं कि ये बीटा स्टेट है, ये अल्फा स्टेट है। अब बीच में इनके डिफरेंट 6 कम्बिनेशंस और भी आते हैं। वो किस तरह से आते हैं कि उसमें एक सपोजिशन ये है कि देखें, ये इस केस के अंदर तो तीनों के तीनों इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थे। अब मैं अगर कहता हूँ कि अगर दो प्रोटॉन्स जिनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स कर रही है और उसमें एक अपोज कर रहा है, तो इसके अंदर फिर 3 पैटर्न, सपोज आप इन तीनों के तीनों को लेबल कर लें कि ये एक प्रोटॉन का स्पिन है, ये दूसरे प्रोटॉन का स्पिन है, ये तीसरे प्रोटॉन का स्पिन है। तो इसी तरह से इसके अंदर शफलिंग आ जाएगी 1 2 3। ये प्रोटॉन नंबर मैंने दे दिया टेम्परेरली। तो अब देखें दूसरे कम्बिनेशन के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि जो सेकंड प्रोटॉन है वो अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। इसी तरह से तीसरे कम्बिनेशन के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रोटॉन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स कर रहा है। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट कम्बिनेशन है वो ये है कि दो इनमें से 2 अपोज कर रहे हैं और एक रीइंफोर्स कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या होगा, इसको भी आप 1 2 3 के नाम से लेबल कर लें कि ये प्रोटॉन नंबर 1 2 3 है। तो नेक्स्ट में क्या देखेंगे, ये देखें 1 और 3 अपोज कर रहे हैं जबकि 2 उसको रीइंफोर्स कर रहा है। इसी तरह से अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से। ठीक है, अब क्या आप नंबर 1 प्रोटॉन उसको रीइंफोर्स कर रहा है जबकि बाकी 2 उसको अपोज कर रहे हैं। तो देखें आपके पास ये 8 ओरिएंटेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये इस मिथाइन प्रोटॉन के लिए होती हैं जिसके अंदर सप्लिटिंग ये मिथाइल प्रोटॉन्स कर रहे होते हैं और ये मिथाइल प्रोटॉन्स के कम्बिनेशंस हैं। तो इसी तरह से अगर मैं इसको उस टीएमएस सिग्नल के हिसाब से ही कंसिडर करूं तो देखिए, आप जो कह रहे थे कि इसके अंदर आपको क्वार्टेट मिलता है, तो क्वार्टेट का पैटर्न आप कुछ देख रहे हैं, कुछ इस तरह से है कि दर हकीकत आपके पास ये सिग्नल के अंदर जो ये देखें, अगर आपके पास ये सिग्नल था तो ट्रू केमिकल शिफ्ट वैल्यू आपके पास मिथाइन प्रोटॉन के लिए यहाँ पे आनी चाहिए थी। ये आपके पास ट्रू केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, शिफ्ट है फॉर मिथाइन प्रोटॉन्स। लेकिन उनको जो मिथाइल प्रोटॉन्स थे उन्होंने स्लाइटली अप फील्ड या स्लाइटली डाउन फील्ड उसको स्प्लिट करके शिफ्ट करवा दिया। क्या आप देख रहे हैं कि अगर ये स्लाइड अप फील्ड, ये आपके पास अप फील्ड के हैं पे आपको सिग्नल मिल रहा है, जिसकी वजह ये है कि तीनों के तीनों प्रोटॉन्स अपोज कर रहे हैं मिथाइल के, जबकि ये इंतहाई ज़्यादा डाउन फील्ड पे चला गया। और इनकी जो इंटेंसिटी रेशो है ये 1:3:1 है कि दर हकीकत ये 1:3:1 आपको जो नज़र आ रही है इंटेंसिटी रेशोज नज़र आ रही है, ये इन्हीं ओरिएंटेशंस को ही कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं। कि देखिए आपके पास ये तीनों की तीनों ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ पे इंटेंसिटी 1 है और यहाँ पे ये आपके पास 3 पैटर्न जो आ रहे हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड के, उसके लिए आपने इसको 3 रखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 और 3 का मतलब इन दोनों की इंटेंसिटी यहाँ इस केस के अंदर इन दोनों की बराबर होगी और यहाँ पे इन दोनों की इंटेंसिटी आपस में बराबर होगी। तो इन इंटेंसिटीज़ को हम पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से या ट्री डायग्राम की मदद से देखेंगे। तो इसको मैं रेज करना चाहूँगा ताकि आगे हम इनको देख सकें। तो ये नेक्स्ट हम देखेंगे पास्कल्स ट्रायंगल।
या इसको हम ट्री डायग्राम के नाम से भी याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने जो चीज़ ऑब्जर्व कर ली है वो ये n है, ये आपके पास मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिसिटी होगी, और ये आपके पास नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं जिनको आप n से जाहिर करते हैं। ये वही डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो किसी भी प्रोटॉन के जब सिग्नल आते हैं तो उसके विसिनल पोजीशन पे या उसके नेबर्स में मौजूद होते हैं जहां से वो उसके सिग्नल को स्प्लिट कर सके। तो देखिए अगर आपके पास ये एक सिग्नल है, ये सिग्नल आपको सिंगलेट कब मिलेगा? जब आपके पास n जो नेबरिंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज़ीरो होंगे। तो मल्टीप्लिसिटी आपके पास ये s कहलाएगी। s का मतलब सिंगलेट होता है। जबकि अगर आप ये नेबरिंग प्रोटॉन 1 कर दें तो उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग, कौन सा, जिसमें आप कह रहे थे कि n+1 मतलब ये 1+1 डबलेट, तो आपके पास यहाँ पे डबलेट प्रोड्यूस होगा। तो डबलेट प्रोड्यूस होने का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए आपके पास ये d डबलेट के लिए आ जाता है, ये डबलेट आ गया। ये आपके पास एक ये सिग्नल्स के लिए है, तो ये मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। ये आपके पास डबलेट आ रहा है। इसी तरह से अगर आप नेबरिंग प्रोटॉन 2 कर देते हैं डिस्टिंक्ट टाइप के, तो आपके पास ये ट्रिपलेट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखिए ट्रिपलेट प्रोड्यूस होने का क्या पैटर्न होगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट आपके पास आ रहा है। इसी तरह अगर आपके पास नेबरिंग डिस्टिंक्ट टाइप के 3 प्रोटॉन्स होंगे तो क्वार्टेट आएगा। तो क्वार्टेट प्रोड्यूस होने का ये पैटर्न है, ये देखें। इसी तरह मैं इसको आगे और बढ़ा रहा हूँ कि अगर मेरे पास नेबरिंग डिस्टिंक्ट टाइप के प्रोटॉन्स 4 हैं तो सिग्नल मेरे पास मज़ीद आगे स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये याद रखें कि आपके पास ये सिंगलेट के लिए है, ये आपके पास डबलेट के लिए है, ये ट्रिपलेट जो पीक आएगी उसके लिए है, और इसकी साथ में आपको इंटेंसिटीज भी मिलेंगी। कैसे कि देखिए आपके पास इसकी रेशो 1:1 है इस डबलेट की। अब आप यहाँ पे ये 1 एज सच इस पैटर्न पे, इस एक्सिस पे 1 एज सच चला जाएगा, जबकि ये 1 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे, ये दोनों 1 और 1+2 आपको यहाँ पे 2 आंसर मिल रहा है। तो मतलब ये वाली जो पीक है ट्रिपलेट की, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। इसी तरह ये 1 एज सच आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास यही वजह है कि आप ट्रिपलेट की इंटेंसिटी को 1:2:1 लिखते हैं। इसी तरह से ये आपके पास जो आपको ये क्वार्टेट नज़र आ रहा है, इस क्वार्टेट के अंदर आप देखें कि इसके अंदर आपको इंटेंसिटी इसकी 1 है, रेशो ये आपके पास 3 आएगा। 3 कैसे आएगा? देखिए 2 इधर से आया, 1 इधर से आया, 2 + 1 3, तो आपने 3 यहाँ पे लिख दिया, ये भी 2 + 1 3, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, और इसी तरह से ये रेशो 1। तो यही वजह है कि आपने कहा था कि क्वार्टेट के अंदर आपको 1:3:1 की आपको कलेक्शन ऑफ पीक्स मिलती हैं, और उसको अभी आपने पहले देखा है कि किस तरह से आपको क्वार्टेट के अंदर वो जो 8 डिफरेंट पैटर्न्स ओरिएंटेशंस मिथाइल प्रोटॉन्स की मिल रही थी, उनकी वजह से आपको ये जो मिल रहा था। तो इसी तरह से आप इसको यहाँ पे कह देते हैं कि ये आपके पास ट्रिपलेट है मल्टीप्लिसिटी, और इसकी आपके पास मल्टीप्लिसिटी क्वार्टेट होती है, और यहाँ पे आपके पास ये पेंटेट हो जाएगी। इसी तरह से हेक्सटेट। तो ये चूँकि देखें आपके पास अगर आप इसको एक पिरामिड के अंदर बंद कर दें, ठीक है, यही वजह है कि इसको ट्री डायग्राम उसने इसी वजह से कहा है। ठीक है, कि ये ट्री की तरह की एक रिजेंबलेंस, एक एनालॉजी दे रहा है, तो इसको ट्री डायग्राम के नाम से याद किया जाता है। तो ये हमारे पास इनका
इंटेंसिटी ऑफ द मल्टीप्लेट्स के मल्टीप्लेट्स जो आते हैं उनकी इंटेंसिटीज़ को हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। देखें, अगर आप यहाँ पे जो पेंटेट है, उन पेंटेट्स की अगर आप इंटेंसिटी को देखना चाहें कि आपके पास पेंटेट का अगर सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो किस तरह से आपको मिलेगा ये कि देखिए ये आपके पास 1 ऐसा इधर आ जाएगा, रेशो 3 + 1 4, रेशो 3 + 3 6, रेशो 3 + 1 4, रेशो और आपके पास ये 1 ऐसा। तो आपके पास जो ये होता है जिसको आप कहते हैं कि ये पेंटेट है, पेंटेट की इंटेंसिटी रेशो 1 रेशो 4 रेशो 6 रेशो 4 रेशो 1 होती है, ठीक है। तो यही वजह है कि आप इनको, जैसे अभी मैंने आपको ट्रिपलेट के बारे में बताया, तो कि ट्रिपलेट आपके पास ऐसे होगा क्योंकि इसकी रेशो 1 रेशो 2 रेशो 1 है, आपके पास क्वार्टेट इस तरह से आएगा, ठीक है। ये देखें 1 रेशो 3 रेशो 1। इसी तरह से अगर आप पेंटेट की बात करेंगे तो पेंटेट आपके पास ऐसे आएगा, ठीक है, जिसको आप क्या कह रहे थे, 1 रेशो 4 रेशो 6 रेशो 4 रेशो 1। तो ये दरमियान वाला जो है इसकी इंटेंसिटी ये इसी वजह से ज़्यादा लिखी हुई है, ये साइडों वाले जो है इनकी इंटेंसिटी इसी वजह से कम लिखी हुई है क्योंकि आपके पास ये ट्री डायग्राम के अंदर या पास्कल्स ट्रायंगल के अंदर इनकी इंटेंसिटीज़, और आपने इसके बाकायदा मैग्नेटिक इन्वायरमेंट के अंदर भी ऑब्जर्व किया कि किस तरह से डिफरेंट आपको मिथाइल प्रोटॉन्स के 8 ओरिएंटेशंस मिल रही थी और 8 में से 1 एक एक्सट्रीम पे थी और सेकंड 1 अदर एक्सट्रीम पे थी, जब बाकी जबकि 6 ओरिएंटेशन उसको स्लाइटली डाउन फील्ड पे या स्लाइटली अप फील्ड पे शिफ्ट करवा रही थी। तो वही वाला पैटर्न आपको इन तमाम के तमाम मल्टीप्लेट सिस्टम्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस स्पिन स्प्लिटिंग की दर हकीकत जो बेसिस है कि ये जो स्प्लिटिंग होती है ये दर हकीकत स्पिन कपलिंग की वजह से होती है। स्पिन कपलिंग को हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इसका कपलिंग का जो ओरिजिन है आपके पास, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो स्पिन कपलिंग आपको देखने को मिलती है उसके अंदर याद रखें कि न्यूक्लियर स्पिन ट्रांसफ़र होता है, उसकी इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र होती है कि अगर आपके पास मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 2 प्रोटॉन्स हैं और ये विसिनल, मैंने HA और HB के नाम से याद किया, तो इसमें इसके जो स्पिन की इंफॉर्मेशन है ये इस A से होती हुई और इस इन कार्बन से होती हुई यहाँ B तक जो है वो ये स्पिन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यही ट्रांसफरेंस ऑफ स्पिन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटॉन टू द अदर, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द स्पिन कपलिंग। और इसके बाकायदा मैकेनिज़्म को भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द सीन बिहाइंड इट्स मैकेनिज़्म। तो इसी तरह हमारे पास ये कपलिंग जो 3 बॉन्ड कपलिंग, आप देखें आपको 2 प्रोटॉन्स के HA और HB के दरमियान आपको 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। तो इस कपलिंग को आप विसिनल कपलिंग के नाम से भी याद करते हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड कपलिंग। जबकि इसके कंपैरिजन में जो 4 बॉन्ड और 5 बॉन्ड कपलिंग्स होती हैं उनको लॉन्ग रेंज कपलिंग के नाम से भी याद किया जाता है। वो इतनी ज़्यादा मार्क्ड, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, इस वजह से उनको यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहीं पे जस्ट विसिनल कपलिंग तक महदूद रहेंगे। तो इसको मैं रेज़ करना चाहूँगा, इसको आप देख लें। तो स्टूडेंट्स आगे हम अभी देखेंगे कि जो स्पिन स्प्लिटिंग है, इस स्पिन स्प्लिटिंग की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसकी एक इम्पोर्टेंट, इसकी ख़ास बात यह है कि अगर डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उन डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम है तो वो कभी भी आपस में स्प्लिटिंग नहीं करवाते, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको मिसाल देना चाहूँ, मेरे पास मिसाल है, ये इथेन का मॉलिक्यूल है, ये देखें। तो इथेन के मॉलिक्यूल का इसका आपको जस्ट एक 6H सिंगलेट ही मिलता है। जब भी आप इसका TMS के कंपैरिजन में इसको आप ड्रा करें तो आपको सिंपल इसका 6H सिंगलेट मिल जाता है, ठीक है। तो यही वजह, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट वैल्यू ये है। दूसरे आप इसको ग्रुप थ्योरी लगा के उसको आप देख सकते हैं, इसको रोटेट करवा के, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम काइंड ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सेम सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं। यही वजह है कि जब ये सेम सेट ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी सेम होगी, और केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम होने की वजह से आपको सिंपल एक ही सिग्नल नज़र आएगा, ठीक है। जबकि
इसके कंपैरिजन में जहाँ पे ये डिफरेंट सेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि अभी हमने जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, जिस पे हमारे पास ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन का मॉलिक्यूल था, ठीक है, जिसमें आपके पास ये आप इसको 2.1 पे ऑब्जर्व कर रहे थे और ये आपको 5.9 पे ऑब्जर्व हो रहा था ppm पे इसका सिग्नल, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे इसके अंदर जो स्प्लिटिंग हो रही है, तो देखिए आपको इस मिथाइन प्रोटॉन का क्वार्टेट मिल रहा था। क्वार्टेट क्यों? इसके नेबरिंग 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 3 + 1 4 इसका क्वार्टेट आ जाएगा। तो ये अब आपको इंटेंसिटीज़ का भी पता चल चुका है। मैं क्वार्टेट को ऐसे लिख देते हैं और मिथाइल का डबलेट आएगा, क्योंकि इसका नेबरिंग डिस्टिंक्ट टाइप या डिफरेंट सेट का एक प्रोटॉन है, तो n+1 देखिए, ठीक है, इस मिथाइल का डबलेट आएगा, इसकी वजह से आएगा। n+1 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन एक है, तो 1+1 डबलेट आपके पास, तो ये डबलेट आ गया इसका, ठीक है। तो ये दर हकीकत इन दोनों मल्टीप्लेट्स के दरमियान में ये जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, दर हकीकत ये जे है, इसको कपलिंग कांस्टेंट के नाम से याद करते हैं। और इस केस के अंदर, इस मॉलिक्यूल के केस के अंदर इसकी वैल्यू 7 हर्ट्ज़ है, ठीक है। और याद रखना है कि चूंकि अब ये दोनों के दोनों आपस में कपल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं और स्प्लिटिंग की वजह से इनके आपस में कपलिंग भी हो रही है। तो कपलिंग का जो आपको वैल्यू यहाँ पे नज़र आएगी इस डबलेट के बीच में, यहाँ पे भी जो जे होगा उसकी वैल्यू आपको ये 7 हर्ट्ज़ ही मिलेगी। ना सिर्फ ये दो, बल्कि किसी भी दो यहाँ पे पीक्स के दरमियान आप जो ये कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे वो आपको ये 7 ही मिलेगी जब आपको एक स्पेक्ट्रम हासिल होगा। तो याद रखना है कि वो स्पेक्ट्रम आया कि जिस जोन सी मर्जी मशीन पे हो, वो 200 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन हो या 500 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन हो, जिसके ऊपर भी आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे उसके अंदर आपको ये 7 हर्ट्ज़ ही कपलिंग इनके बीच में मिलेंगी कि ये मिथाइल और मिथाइन प्रोटॉन्स आपस में इनकी जो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू है ये 7 हर्ट्ज़ आती है। और ये भी वेरी करती है, ये भी डिफरेंट होती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स। तो इस कपलिंग को हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये जो स्प्लिटिंग है, इस स्प्लिटिंग का कंसंट्रेशन के साथ क्या किरदार, उसके साथ क्या इसका कंसर्न है। तो इसको अभी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो याद रखें कि अगर आप कंसंट्रेशन फैक्टर को देखना चाहें तो हमारे पास, अगर आप ये मेथनॉल का मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो याद रखना है कि अगर तो ये मॉलिक्यूल आइसोलेटेड है, गैसियस है, दूसरे अल्फाज में आप ये समझें कि ये वेपर फेज में है, अकेला मॉलिक्यूल है, तो फिर तो ये दोनों के दोनों जो प्रोटॉन्स हैं, जो कि हाइड्रोक्सल का प्रोटॉन है और मिथाइल के प्रोटॉन्स हैं, ये एक दूसरे के विसिनल हैं, ये एक दूसरे के साथ कपल करेंगे, कपल करते हुए एक दूसरे के सिग्नल को ये स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो जब ये स्प्लिटिंग करेंगे तो साफ जाहिर है इसके नेबर में ये आपके पास 3 नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं, तो इसका आपको क्वार्टेट सिग्नल मिलेगा, और इसके नेबरिंग में ये 1 है तो इसका आपको जस्ट डबलेट मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको अगर टीएमएस के ऊपर देखना चाहें, टीएमएस के हिसाब से अगर आप इसको सिग्मा स्केल के ऊपर देखना चाहें तो ये मिथाइल के प्रोटॉन्स आपको डबलेट के अंदर स्लाइटली अपफील्ड नज़र आएंगे, ये मिथाइल के लिए हैं, और जबकि ये आपके पास इसका आपको जो क्वार्टेट है वो सिंगलेट का वो यहाँ पे नज़र आएगा, ये डाउन फील्ड आपको नज़र आएगा, ये OH का प्रोटॉन है। तो ये मतलब ये कपलिंग इनके दरमियान तब हो रही है जब ये आइसोलेटेड गैसियस वेपर फॉर्म में है। लेकिन अगर ये कंसनट्रेटेड हो कि आपस में ये इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हो, ठीक है, बहुत सारे मिथाइल इस मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स की शक्ल में, क्लस्टर्स की शक्ल में अगर मौजूद होंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आ जाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जब ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाता है तो ये फिर इसके साथ जो स्प्लिटिंग का पैटर्न होता है, जो कपलिंग होती है वो रिमूव हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आ जाने की वजह से। जिस वजह से जब आप इसको अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास मिथाइल है,
मेथनॉल है एग्रीगेट्स की शक्ल में, ठीक है। तो एग्रीगेट्स की शक्ल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाउन फील्ड पे इसका अकेला सिंगलेट चला जाएगा, ठीक है। और जबकि आपके पास इसका 3H सिंगलेट अलहदा से आ जाएगा आपको। तो फिर किसी किस्म की कोई कपलिंग या सप्लिटिंग के बीच में नहीं होती अगर ये एग्रीगेट्स की शक्ल में होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी इसके हवाले से, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस के हवाले से ऑन द स्पिन सप्लिटिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसको भी आपने कंसिडर करना है, इसको मैं रेज करना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम जो देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि क्या होगा कि अगर सारे के सारे नेबरिंग प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट नहीं होंगे। मसलन मिसाल के तौर पे अभी आप जो एक एग्जांपल को स्टार्ट से लेके चल रहे हैं वो ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन है। तो ये मिथाइल के जो आपको 3 प्रोटॉन्स हैं, ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, इन तीनों का सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू है। तो अगर इनके अंदर भी डिफरेंस आ जाता है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू रख रहे होते हैं, तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से देना चाहूँगा कि देखिए अगर आप एक ये मॉलिक्यूल ले लें जिसको आप कहते हैं कि ये आपके पास ये मेटा नाइट्रोस्टाइरीन का मॉलिक्यूल है। तो इस मेटा नाइट्रोस्टाइरीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो आपकी ऑब्जर्वेशन में है ये HA प्रोटॉन है और बाकी ये 2 मिथाइलिन प्रोटॉन्स मौजूद हैं और ये ये आपके पास ट्रांस पोजीशन पे है HA के साथ और ये सिस पोजीशन पे है। सपोज इसको मैं HB कह देता हूँ, इसको HC कह देता हूँ। तो इस HA का कपलिंग की वैल्यू इसके साथ और तरह से होगी। सपोज अगर ये इसके साथ कर रहा है तो इसकी कपलिंग की वैल्यू 12 हर्ट्स आएगी, इसकी J वैल्यू 12 होगी। और जबकि अगर ये ट्रांस के साथ कर रहा है तो इस केस के अंदर इसकी J वैल्यू आपके पास 16 हर्ट्स आएगी, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान में तो आप क्या देख रहे हैं, दर हकीकत आप ये देख रहे हैं कि ये मिथाइलिन के जो प्रोटॉन्स हैं जिसको आपने HB और HC के नाम से याद किया है, ये दोनों के दोनों नॉन इक्विवेलेंट हो गए हैं। इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू और है, इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू और है। तो अब जब ये केमिकल शिफ्ट वैल्यू उनकी डिफरेंट हो गई हैं तो ये डिफरेंट वे से डिफरेंट पैटर्न से HA के साथ कपल करेंगे। पहले सपोज अगर इस HA का नेबरिंग ये HB है तो ये फिर HA के सिग्नल को पहले ये HB डबलेट के अंदर कन्वर्ट करेगा। वही जो डबलेट आया होगा HA का, उस डबलेट को फिर HC वाले और ज़्यादा मज़ीद आगे सप्लिट कर देंगे, तो जिसको आप डबलेट ऑफ डबलेट के नाम से याद करेंगे, ठीक है। तो कहता है इसके लिए अगर आप रूटीन में आप देखना चाहें तो कहता है कि अगर आप इसको देखें तो ये 6.7 से लेके 6.9 ppm की रेंज के दरमियान आपको ये इस तरह से एक पैटर्न नज़र आता है, 4 पीक्स का पैटर्न नज़र आता है। और ये 4 पीक्स का जो पैटर्न है ये डबलेट ऑफ डबलेट्स है, ठीक है। अब ये डबलेट ऑफ डबलेट्स आपके पास अराइज कैसे हो रहा है कि देखिए ये वो वाला केस है जब HA अकेला था, इसके नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं था, ये वो वाला केस है। अब अगर मैंने थोड़ी देर के लिए इसके नेबर में HB को कंसिडर कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि HB के आ जाने की वजह से इसका सिग्नल डबलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया HA का, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला n+1 तो आपके पास ये डबलेट आ जाएगा, 1+1 डबलेट आ जाएगा क्योंकि ये 1 है। तो यही आपके पास जो डबलेट है, इस डबलेट को आगे मज़ीद जो HC है वो भी अब एक नेबरिंग प्रोटॉन है, तो इस डबलेट की हर पीक को ये फर्दर आगे सप्लिट करेगा। जब इसके अंदर फर्दर सप्लिटिंग आएगी तो हर पीक आगे फिर 2 सेट्स के अंदर तब्दील हो जाएगी। यही वजह है कि आप इसको डबलेट ऑफ डबलेट के नाम से याद करते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा बिहेवियर देखते हैं कि जिसके अंदर आपको ये प्रोटॉन्स हैं, तो याद रखें कि वहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं। तो वहाँ पे आपको ये आपके पास JAB और JAC और JAD, अगर आपके पास ये
आपके पास सपोज मैं ये मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। सपोज ये आप इसको अगर कंसिडर करते हैं कि ये आपके पास ये मॉलिक्यूल है HA का, ये हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है। नेबरिंग इसका एक HB है और एक नेबरिंग इसका HC टाइप है। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन में है। इसके हमने सिग्नल को ऑब्जर्व करना है। तो याद रखें कि इस HA की कपलिंग HB के साथ और HA की कपलिंग HC के साथ ये कपलिंग कांस्टेंट वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। ये D मैंने इसलिए लिया हुआ कि यहाँ पे एक फोर्थ काइंड ऑफ प्रोटोन है। A B C D 4 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोन्स हैं, तो इनकी कपलिंग कांस्टेंट वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, इनके अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो जब ये डिफरेंस आता है तो हमारे पास यही वाला जो फार्मूला था जिसको आप n+1 के नाम से याद कर रहे थे, हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या सूरत हाल पैदा होती है, इसके साथ क्या होता है, ये फार्मूला कैसे कौन सी शक्ल अख्तियार करता है। तो देखिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप इस केस को ले लें, देखिए आपके पास ये HA है, तो HA का अगर आपने सिग्नल लेना है तो अब इसकी स्प्लिटिंग का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ B टाइप ऑफ प्रोटॉन्स होंगे +1 इंटू नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ C टाइप ऑफ प्रोटॉन्स +1। ठीक है, तो देखिए आप इसके अंदर इसको रख के देख लें कि HA का आपने सिग्नल लेना है और ये आपके पास नेबरिंग प्रोटॉन जो B काइंड का है वो एक ही है, तो इस एक को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास 1+1। ठीक है, इसी तरह से जो C काइंड का प्रोटॉन है वो भी आपके पास 1+1, तो देखिए ये आपके पास डबलेट आएगा, ये भी आपके पास डबलेट आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये एक मल्टीप्लेट क्वार्टेट काइंड के अंदर आएगा, लेकिन ये क्वार्टेट नहीं कहलाएगा, इसको आप डबलेट ऑफ डबलेट के नाम से याद करेंगे। तो ये आपके पास 4 पीक्स आ जाएंगी जिसको आप डबलेट ऑफ डबलेट के नाम से याद कर रहे होंगे। तो ये इस फार्मूला, तो इस केस के अंदर ये मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला कुछ इस तरह से अपनी शक्ल इख्तियार करेगा कि यहाँ पे आपको ट्रिपलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट्स कैसे आपको नज़र आएंगे, देखें आप बिल्कुल उसी तरह से वही फार्मूला लें। देखें ये इनके सिग्नल को आपने अचीव करना है। इसके नेबर में नेबरिंग प्रोटॉन एक तो सेट ये है, दूसरा सेट ये। इस सेट के अंदर कितने नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं आपके पास 2 हैं, 2 + 1 3। इसी तरह ये भी आपके पास 2 हैं, 2 + 1 3। तो ये फार्मूला यहाँ पे मैं अगर दोबारा से उठाता हूँ तो मेरे पास ये आएगा NB + 1 इंटू NC + 1। तो देखें आप नेबरिंग प्रोटॉन्स आपके पास 2 हैं, तो ये आपके पास 2 + 1 आ जाएगा। इसी तरह से नेबरिंग प्रोटॉन C काइंड के कितने हैं, 2 हैं, तो ये भी इंटू 2 + 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 9 पीक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यही वजह है कि आप इसकी वजह से इसको ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट्स के नाम से याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है जब जो नेबरिंग प्रोटॉन्स होते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं रहते। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पिन स्प्लिटिंग। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे स्पिन कपलिंग को। थैंक यू वेरी मच।